आज चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का और लास्ट विधि है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि के स्टेप के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो वज्र गुणन विधि जो है एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो वज्र गुणन विधि को सोल्व करने के लिए एक सिंपल रूप में एक फॉर्मूला होता है, एक एक्स का फॉर्मूला और एक वाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई का फॉर्मूला से क्या होता है, मतलब स्पेशल उसमें एक्स और वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स का जो फॉर्मूला होगा और जो वाई का फॉर्मूला होता है, दोनों को अप्लाई करने के बाद जो है तुम्हारा एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि की तरह कोई ट्रिक नहीं है इसके अंदर में और न कोई स्टेप है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लिख देते हैं और उसके बाद एक्स और वाई के दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद फिर किस विधि से टूटता है, मतलब फॉर्मूला, और फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चन के अंदर में, सारा स्टेप हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो है तो फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि सबसे क्या है, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लिख देते हैं। एक्स के लिए देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाना है b1c2 माइनस b2c1 बटे a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये एक्स का हुआ और ये वाई का फॉर्मूला हो जाता है c1a2 माइनस c2a1 बटे a1b2 माइनस a2b1। देखो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्पेशली इस फॉर्मूला को याद रखना है और इस फॉर्मूला के थ्रू ही दो चार रैखिक समीकरण युग्म वज्र गुणन विधि को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब बात है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में जो वज्र गुणन विधि है उसका जो फॉर्मूला एक्स का है तो b1c2 माइनस b2c1 है बटे a1b2 माइनस a2b1 है। फिर y का है c1a2 माइनस c2a1 है बटे a1b2 माइनस a2b1 है। तो a1 b1 c1 आखिर कहाँ से आया इसको देखना है, राइट। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में जब पहला क्लास हम लिए थे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का, तो उस दिन हम ये स्टेप बोल रहे थे कि वज्र गुणन विधि में जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो याद करो जब हम इसका व्यापक सूत्र लिखे थे, देखो व्यापक सूत्र क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखा है। तो ये वाला तो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का यही होता है व्यापक रूप। ओके, तो अब इस व्यापक रूप में देखो यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, तो वही तो यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को अच्छा तरीका से याद कर लो क्योंकि अभी से जब जितना क्वेश्चन बनेगा इस एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज इसका नाम है 3.5, तो इस एक्सरसाइज के अंदर जितना फॉर्मूला यूज होगा या जितना क्वेश्चन रहेगा तो सारा फॉर्मूला क्या होगा, यही एक्स और यही वाई का रहेगा। ठीक है, तो अब इस टाइप का तो क्वेश्चन आ गया। और जब हम 3.2 जब बता रहे थे तो ग्राफ के बारे में हम बताए थे कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो उसके लिए क्या होता है, वो द्वितीय हल के लिए क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए होता है। तो इतना स्टेप समझ गए। अब उसके बाद हम 3 स्टेप लिख देते हैं जो यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर में। तो इतना सा आगे समझ लेना, यही फॉर्मूला होता है।
अब देखो स्टेप क्या है, जब पहला है अद्वितीय हल, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हो तो क्या लिखाए थे, a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2 लिखाए थे नहीं लिखाए थे, a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये अपना पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप है जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रैखिक युग्म, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो इस चीज पर ध्यान देना, ठीक है ना। वो द्वितीय हल हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो क्या लिखाए थे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 लिखाए थे। फिर तीसरा स्टेप है जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो युग्म का कोई हल नहीं हो तो क्या हो जाता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यही होता है। तो इस तीन फॉर्मूला को याद रखना, अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न इससे रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को याद रखना जरूरी रहता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वज्र गुणन विधि से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला लिखा x प्लस वाई बराबर 5 और क्या दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4, यही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको व्यापक रूप में लाएंगे, ठीक है। वज्र गुणन विधि ही एक ऐसा विधि है जो व्यापक रूप लाने के बाद इसको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका व्यापक रूप लाएंगे। तो व्यापक रूप के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, प्लस में 5 इधर आएगा तो माइनस में 5 बराबर 0 आया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y, प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में 4 बराबर 0। तो यहाँ देखो a1 बराबर कितना हो जाएगा, अब जो इसके पहले कितना छिपा हुआ है 1 है, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर इसके y के पहले 1 छिपा हुआ है तो 1, और c1 बराबर कितना है -5, ठीक है। a2 बराबर x के पहले कितना है 2,
ये दो कैसे लिख रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है ना A1 है व्यापक सूत्र B1y और प्लस C1 बराबर 0। A1 मतलब x के पहले जो होगा वही A1 ना कहलाएगा, और y के पहले जो होगा वो B1 कहलाएगा, और C जो है वो C1 कहलाता ही है। जैसे यहाँ देखो A2x है ना, यहाँ 2x है, 2 तो मेरा क्या 1 A1 कहलाएगा तब ना x कहलाएगा, तो वही इसका व्यापक रूप के थ्रू ही इसको सोल्व करता है। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया, B2 बराबर -3, माइनस और ये 3 है तो कितना हो जाएगा -3, और C2 बराबर -4। आए समझ में। अब यहाँ देखो इतना सा आ गया समझ में, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, उतार लो इसको अच्छा से। उसके बाद हम यहाँ x का फॉर्मूला लिख के सोल्व करेंगे, फिर यहाँ y क्योंकि अटेगा नहीं इधर में, ठीक है। तो मिटा देते हैं इसको रहने देते, ये यूज होगा अभी। ठीक है, अब तो उतार लिए होगे, लिखते हैं। देखो x का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, x का फॉर्मूला हो जाता है B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस C1 B2, B1C2 माइनस C1 B2, या फिर B2C1 भी इसको बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, B2C1, ठीक है। अब उसके नीचे अब आ जाएगा A1 B2 माइनस, अब क्या आ जाएगा A2 B1, राइट, A2 B1 हो जाएगा। क्या फॉर्मूला x का हो गया, B1C2 माइनस B2C1, B1C2 माइनस B2C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो अब यहाँ देखो क्या होगा, A1 का मान कितना 1 है, 1, C2 का मान यहाँ देखो, C2 का मान -4। तो पिछले वीडियो में हम एक बात बोले थे कि जहाँ माइनस आएगा उसको क्या देना है, थोड़ा इज्जत देना है। तो -4 है तो -4 को थोड़ा इज्जत दे देते हैं, ठीक है। अब बीच में माइनस का चिन्ह आ गया फॉर्मूला से। B2 का मान कितना है, यहाँ देखो -3 है, तो -3 है तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा इज्जत दे देंगे, दे दिए इज्जत। अब C1 का मान -5 है, बीच में गुना का चिन्ह है ना, गुना, तो कितना है -5, माइनस सबको इज्जत दे दिए। अब यहाँ A1 B2, A1 का मान 1, B2 का मान -3, माइनस A2 कितना है देखो यहाँ 2, B1 का मान 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ, अब एक बात देखो, -4 यहाँ है और 1 है, -4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, -4 आया। अब ये देखो ये माइनस को रहने देंगे, माइनस से भी हमको मतलब नहीं है, माइनस आ गया। अब ये माइनस आ गया तो इसको भी इज्जत थोड़ा दी जाती है, ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब माइनस, अब यहाँ देखो माइनस और माइनस, माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना करने के बाद, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब 3 × 5 = 15 बटे 1 को 3 से करेंगे तो -3 हुआ, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और 2 को 1 से गुना किया तो 2 आ गया। 2 आने के बाद चलो रुको, इसको हम ना कहीं साइड में लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व सही से हो जाए। तो यहाँ लिख देते हैं साइड में, A1 बराबर 1 है, B1 बराबर 1 है, C1 बराबर -5 है, A2 बराबर 2 है, B2 बराबर -3 है, C2 बराबर -4 है, ठीक है। आ गया यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और चिन्ह किसका रहता है हमेशा, माइनस का। देखो जब माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है, कि माइनस माइनस को जब गुना कर रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है कभी कभी, या फिर माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं तो प्लस हो रहा है लेकिन माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस बेसिक प्रॉब्लम को समझना है।
जो देखो ये वज्र गुणन विधि जो है, बस यही सब छोटा छोटा रूल से भारी हो जाता है। प्लस माइनस कहाँ करना है, माइनस प्लस कहाँ करना है, माइनस प्लस चिन्ह बड़ा होगा, प्लस माइनस चिन्ह बड़ा होगा। तो बस यही माइनस प्लस का प्रॉब्लम जो है ना, तो वज्र गुणन को बहुत ज्यादा भारी कर देता है। ठीक है तो बहुत हल्का, हल्का बहुत ही ज्यादा हल्का। अगर कॉन्सेप्ट जिस बच्चा का क्लियर हो जाएगा तो ये विधि और भी हल्का है। किससे? विलोपन से भी अच्छा है, वज्र गुणन से भी अच्छा, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन से भी अच्छा है। लेकिन अब मेन पॉइंट क्या है, यही कंफ्यूज वाला पॉइंट। तो ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट जो है, अगर जिसका क्लियर हो जाएगा तो क्या है, उसके लिए वज्र गुणन विधि बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही है, जब माइनस माइनस को गुना, देखो एक बार समझा देते हैं फिर से। जब माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह भी प्लस का ही रहेगा, राइट। प्लस प्लस को गुना करेंगे भी तो प्लस ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। अब प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस को गुना, माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस रह जाएगा। केवल इसमें जो चिन्ह होता है, माइनस माइनस को गुना करने के बाद भी ये प्लस रहता है गुना करने पर। ठीक है। अब जोड़ने का बात रहा, तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस जुट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, -3 -5 को जोड़ेंगे तो माइनस, और मतलब 5 3 8 जुट तो रहा है, लेकिन चिन्ह हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है। तो इस टाइप खास करके इसमें, और -3 गुना -5, इस दोनों में प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा रहता है। यहाँ -8 हो जाएगा, यहाँ केवल 8 हो जाएगा, तो अंतर हो जाता है। तो इस चीज को समझना जरूरी है, खास करके प्रतिस्थापन विधि में, सॉरी वज्र गुणन विधि में। ठीक है। और जब अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जियोमेट्री निर्देशांक एक चैप्टर है, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह निकालना रहता है, उसमें भी ये सब प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आता है। बोलता है ना, मैथ को अगर कुछ भारी करता है तो बस यही सब छोड़, बेसिक सब कॉन्सेप्ट है। ये तो 5 क्लास 4 क्लास 3 क्लास में ही सब बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। ठीक है। लेकिन अब जिसका क्लियर नहीं होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो क्या है, इसको समझ लो अभी, ताकि गलती आगे ना हो, क्योंकि पूरा मैथ के अंदर में यही प्लस माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मान लो अगर छोटा प्रॉब्लम माइनस प्लस का चिन्ह चेंज हो गया तो पूरा आंसर ही नहीं मिलेगा, आंसर ही गलत हो जाए। मैथ ऐसा चीज है, छोटा मिस्टेक करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझने का प्रयास करो, जैसे हम समझाए। ठीक है। तो अब यहाँ पर भी देखो वही बात है, ये माइनस माइनस को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका रहेगा, हमेशा माइनस का। तो माइनस आ गया, और यहाँ 15 4 19 बटे माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, 5 माइनस माइनस काटा 19 बटे 5। ऐसे समझ में। तो x का मान कितना निकला, 19 बटे 5। अब है y का मान, y का मान, तो y का मान नहीं, y का मान कहाँ रखेंगे, y का डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जब देखो y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो याद करने का सिंपल विधि है। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है। देखो सिंपल है, B1 पहले आ रहा है तो यहाँ B2 बाद में आ रहा है, C2 पहले आ रहा है तो C1 का बाद में आ रहा है। तो फॉर्मूला है, याद कर लेना, रख लेना, स्कोर क्या थोड़ा नहीं, अगर जिसको समझना तो समझने वाला ही बात है। ऊपर वाला केवल याद करना, नीचे वाला सेम है दोनों का, यहाँ पर यही सेम हो जाएगा। यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है। अब इस पर टोटल इसका मान बैठा देंगे। ठीक है ना। तो मान बैठा देते हैं। C1 का मान देखो यहाँ कितना है, -5, माइनस आएगा तो इज्जत देना है उसको, गुना A2 का मान, A2 का मान 2 आया। C2 का मान देखो कितना है, -4, गुना A1 का मान कितना है, 1। A1 का मान, फिर देखो A1 का मान कितना है, 1 है। B2 का मान 1 है, माइनस A2 का मान 2 है, B1 का मान 1 है 1। अब क्या हो जाएगा, देखो 1 है, देख लो एक बार अच्छा से। A1 का मान 1 है तो 1 लिख दिए, और फिर B2 का मान कितना है, सॉरी देखो यहाँ कितना था, B2 का मान 1 नहीं है, B2 का मान -3 है, B2 का मान -3, इसको ब्रैकेट इज्जत दे देंगे। और A2 का मान 2 है,
और b1 का मान 1, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस क्या होता है हमेशा, अभी बता रहे थे ना, माइनस प्लस को गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 दूना 10, किस में हुआ, माइनस में 10। ये माइनस को रहने देंगे, इस माइनस से भी हमको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ इसको इज्जत थोड़ा दे देते हैं ब्रैकेट से घेर के। अब -4 को +1 से गुना करेंगे तो निश्चित है -4 ही आएगा। अब -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, और यहाँ -2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ठीक है। अब यहाँ देखो -10 पहले है ना, -10। अब यहाँ देखो जब ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट आया ना यहाँ पे, तो ब्रैकेट के पहले गुना का चिन्ह छिपा रहता है, ये बात को याद रखना। ब्रैकेट के पहले किसका चिन्ह छिपा रहता है, गुना का। जब भी कहीं ब्रैकेट आ जाए तो उसके पहले जो होगा माइनस, वो क्या होगा, गुना में होगा। तो ये गुना में है, तो जब माइनस माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा प्लस होता है ना, राइट। तो माइनस माइनस को गुना कर रहे हैं तो प्लस आया। अब माइनस और माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो -5। अब देखो किसका चिन्ह बढ़ा, यहाँ प्लस का, सॉरी माइनस का। 10 में से 4 घटा, पहले तो माइनस कितना 6 आया, वहाँ से -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 6/5 आया समझ में। तो ये हमारा x का मान 19/5 है और y का मान हमारा 6/5 है, ठीक है। इतना सा आ गया समझ में। अब आ गया ना, तो इसी तरीका से टोटल क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद और क्वेश्चन है। अब वज्र गुणन को मिटा देते हैं और लिख देते हैं प्रश्नावली 3.5, इसका क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है हम समझा देंगे। वज्र गुणन आगे समझ में ना, वज्र गुणन आसान विधि है, ठीक है, थोड़ा अच्छा से समझ लेना। अब देखो प्रश्नावली कितना है, 3.5। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक द्वितीय हल है, किसका एक द्वितीय हल है। तो एक द्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, और द्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी हम 3 पॉइंट लिखे थे, जिसमें था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिखाए थे a1/a2 इज नो इक्वल टू b1/b2, यही लिखाए थे ना। और दूसरा स्टेप में अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब तीसरा पॉइंट लिखाए थे कि ये जिसका कोई हल नहीं हो उसके लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये हिंदी में बोल रहा है, ठीक है। a1/a2 b1/b2 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये इंग्लिश में बोलना है तो इसको बोलना a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नो इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग में दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो जब रैखिक समीकरण युग में 4 क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करना है, अच्छा बताओ, जब हम ग्राफ के पहले जब बोल रहे थे, ग्राफ वाला मतलब 3.2 था एक्सरसाइज है, तो उसमें हम बताए थे अद्वितीय परिमित रूप से अनेक हल के लिए जो क्वेश्चन सब आ रहा था हम समझा रहे थे उस टाइम कि a1/a2 b1/a2 c1/c2 इस तरीका से था।
तो उसमें से जो है सबसे पहले कौन फॉर्मूला लगाते थे, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। उसके बाद जो बराबर रहता था तो बराबर ठीक है, नहीं रहता था मतलब लिखाए थे ना, जो आश्रित है या जो अद्वितीय रूप से अनेक हल है या फिर विरोधी है और विरोधी, ये सब समझा रहे थे ना, उसी में है। तो फिर से हम एक बार समझा देते हैं 3.5 का, उसमें से कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 4 क्वेश्चन दिया गया है तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन हम बता देते हैं और उसमें से चारों क्वेश्चन घर में बन जाएगा, ठीक है। तो चलते देखते कौन सा पहला क्वेश्चन ले लें। ठीक है, पहला नंबर का ही हम लेते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर का दूसरा नंबर का लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर आसान है, बन जाएगा, दूसरा लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर का, ठीक है ना। दूसरा पहला बना लेना। देखो पहला क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, चलो पहला ही बना देते, नहीं तो x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ a1, देखो व्यापक रूप में पहले से दिया गया है, तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -3, a2 बराबर 3, b2 बराबर -9 और c2 बराबर -2 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो जब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग में दिया गया है, उसमें से सबसे पहले जांच करना है। अगर वो द्वितीय हल आ रहा है, वो द्वितीय हल आ रहा है तभी उसको वज्र गुणन विधि में लाना है, वज्र गुणन विधि से तोड़ना है। अगर नहीं आ रहा है बाय चांस तो उसको वहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर समीकरण दिया गया है तो अभी हमको तो पता नहीं है कि कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा अपरिमित रूप से। समीकरण देख के कोई बता सकता है क्या, वैज्ञानिक कोई नहीं है ना, या तो फिर ईश्वर थोड़ी बता देगा कि यही होगा, अभी हम भी नहीं बता सकते हैं। तो मतलब जब समीकरण रहेगा तो कोई नहीं बता सकता वो द्वितीय होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले उसको सिंपल मतलब क्या है, उसको सोल्व करना पड़ेगा, सिंपल रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे अभी हमको पता नहीं है कि नहीं है, क्या है नहीं है, हमको पता नहीं है। अभी जब हम सोल्व करेंगे अगर वो द्वितीय हल निकल गया तो फिर वज्र गुणन विधि का x y का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। अगर नहीं निकला तो फिर वहीं पे उसको छोड़ देंगे और लिखेंगे अतः इसका हल संभव नहीं है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं। अच्छा बताओ, किसी भी समीकरण को या किसी भी निकाय को देखने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, क्योंकि सारा चीज में अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए ही फॉर्मूला लगाया जाता है, तब उससे पता चलता है कि कौन सा है या नहीं है, ठीक है। ये बात हम 3.2 जब पढ़ा रहे थे उसमें भी हम ये बात को रिपीट किए थे, ठीक है, बताए थे और अभी भी बता रहे हैं। तो क्या होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। ये फॉर्मूला लगाना है सब क्वेश्चन में, चारों क्वेश्चन में इसी तरीका से फॉर्मूला लगा देना है। एग्जाम में देखो डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है, ठीक है। अगर बाय चांस अगर एग्जाम में पूछ दिया तो बना लेना, नहीं तो एग्जाम में डायरेक्ट देता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अभी इधर बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब ये टॉपिक जो है, मतलब वज्र गुणन विधि बहुत पॉपुलर है, क्योंकि लगभग आजकल एग्जाम में जो हो रहा है, एग्जाम में लगभग कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, वज्र गुणन विधि। तो उस विधि को, वज्र गुणन विधि को मतलब सोल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए प्लस माइनस का, ताकि 2 नंबर एग्जाम में आए तो बना सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस रूप में ला देना है, सब मान बैठा देना है, बैठा देते हैं, ठीक है। a1 का मान 1 है तो 1, a2 का मान 3 है तो 3 बैठा दिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो b1 का मान -3 है और b2 का मान -9 है, ठीक है। c1 का मान -3 है और c2 का मान -2 है।
तो ये देखो बराबर लग रहा है। अभी देखो ये माइनस माइनस कट गया, 3 एकन 3, 3 तिहाई 9, तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर ये माइनस माइनस खत्म हो गया तो कितना 3/2। अब बताओ ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं है। बराबर का मतलब 1/3 इधर भी है, 1/3 इधर भी है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है। और ये दोनों आपस में तो बराबर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इज नो इक्वल टू 1/3 के बराबर है, लेकिन 3/2 1/3 के बराबर नहीं है। तो अब बताओ A1/A2 बराबर B1/B2 इज नो इक्वल टू C1/C2, या बराबर नहीं है C1/C2 के। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बताओ, जब इस रूप में आ गया तो बताओ बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला है कि अगर वज्र गुणन विधि कहाँ अप्लाई करना, अद्वितीय हल होगा तब। तो यहाँ अद्वितीय है नहीं है, ये तो आगे कोई हल नहीं के लिए, तो लिख देंगे अतः यह समीकरण कोई हल नहीं के लिए है। यह समीकरण कोई हल नहीं के लिए। देखो एक सिंपल बात और है, क्वेश्चन कहने का कॉन्सेप्ट ये समझा, क्वेश्चन बोल ये रहा है कि A1/A2 फॉर्मूला कोई हल नहीं है। तो जब देखो, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं या विधि बनाते हैं तो हल करने, किसी भी समीकरण को हल करने के लिए करते हैं ना। जैसे हम ये वाला फॉर्मूला मतलब वज्र गुणन लगाएंगे तो x से y कोई हल निकलेगा मेरे पास, राइट, कोई आंसर निकलेगा, हल निकलेगा। तो जब हल निकलेगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि कोई हल नहीं के लिए समीकरण आ गया, तो बताओ हम कैसे हल निकाल सकते हैं? बताओ जिंदगी में हल निकाल पाओगे कोई भी? क्योंकि पहले यही फॉर्मूला में कोई हल नहीं है, तो कैसे कोई हल निकाल सकता है? इसलिए क्वेश्चन स्पष्ट रूप से बोल दिया है, जब कोई हल नहीं के लिए आए या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आए, तो इन दोनों को वज्र गुणन विधि से नहीं बनाना है। ठीक है, अब बात है अपरिमित रूप से अनेक हल। अब बताओ किसी भी समीकरण का बहुत सारा हल है, तो कोई 2 हल निकाल सकते हैं जिंदगी में? जिसका समझ लो कम से कम 20-30 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, बहुत सारा है। तो x से y का केवल मान कि कभी निकाल पाएंगे 2 मान? बहुत सारा हल है तो नहीं निकाल सकते हैं। इसी वजह से अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए भी वही अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और बात रहा अद्वितीय हल का, तो अद्वितीय का मतलब ये है कि 2 हल निकलेगा। अद्वितीय का मतलब ये है कि 2 विशेष रूप से कितना हल निकलेगा, 2 हल निकलेगा। तो वो भी 2 हल जो निकलता है अद्वितीय से, वो एक x का निकलता है, दूसरा y का निकलता है। ठीक है, इतना सा आगे समझ में ना। यही क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहा है कि इनमें से कोई हल नहीं, मतलब कोई हल निकलेगा ही नहीं निकलेगा, तो बच्चा क्यों परेशान होगा, पहले ही बोल देते हैं। ठीक है, और अपरिमित रूप से आने का उसमें परेशान क्यों होगा, डायरेक्ट बना देना है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन नहीं बोला वो बात कि इसको नहीं सोल्व करना है, तो निश्चित है जब वज्र गुणन बना रहे तो बनाएंगे, तो इसको डायरेक्ट वज्र गुणन बनाएंगे। अब बताओ वज्र गुणन बनाएंगे, x का फॉर्मूला लगाएंगे, y का फॉर्मूला लगाएंगे, पता चलेगा बाद में कि इसका आंसर है 0 आ रहा है, पूछा ही नहीं रहा है, तो बताओ उतना मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट रूप से क्वेश्चन बोल दिया है कि जब ये बात आ जाए कि समीकरण का कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल, तो उसको क्या करना है, सोल्व नहीं करना है। ठीक है, तो आ गया समझ में? तो इसका तो कोई हल ही नहीं है, तो बनेगा ही नहीं, बनेगा, इसका हल ही संभव नहीं है, तो क्या बनेगा? इसीलिए हम पहला नंबर का नहीं बना रहे थे, बट अब समझ में आ गया ना। आप सेकंड नंबर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सॉरी, यहाँ सेकंड ही लिख दिए थे, फर्स्ट था नंबर। ठीक है, अब सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x + y। देख लेना, सबके किताब में क्वेश्चन होगा। ठीक है, 2x + y माइनस 2x + y बराबर 5, और है 3x + 2y बराबर 8। ठीक है, तो ये व्यापक रूप में नहीं है तो इसको लाना पड़ेगा। ठीक है ना, ला देते हैं। 2x + y प्लस में इधर आएगा तो -5 बराबर 0, इधर आ जाएगा 3x + 2y प्लस में 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। a1 b1 c1 मान लेते हैं इसमें भी। a1 बराबर 2, b1 बराबर y,
और C1 बराबर -5। A2 बराबर कितना आ जाएगा 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बताओ, तो फॉर्मूला लगा देंगे? नहीं, सबसे पहले जांच करेंगे क्या हल है नहीं है। तो इसको साइड में लिख देते। सॉरी, B1 बराबर y लिख दिया था, B1 बराबर 1 होगा और C1 बराबर -5, A2 बराबर हो जाएगा 3, B2 बराबर हो जाएगा 2 और C2 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, मिटा देते हैं, अब इसको लिखना है ना। तो क्या करेंगे अब याद, इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ठीक है, तो A1 का मान यहाँ देखो 2 है, A2 का मान 3 है, B1 का मान 1 है और B2 का मान 2 है, C1 का मान -5 है और इसका मान -8 है। माइनस माइनस कैंसिल। अब बताओ, ये दोनों आपस में बराबर है कभी? और ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों नहीं और ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये इसके बराबर नहीं है, इज नो इक्वल, और ये इसके बराबर नहीं है तो इज नो इक्वल। अब बताओ, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 या B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इसके अब ये देखो अद्वितीय हल के रूप में आ गया, आया नहीं है? इसका A1/A2 इज नो इक्वल टू B1/B2 होता है, क्या होता है? अद्वितीय हो जाता है। तो ये अद्वितीय रूप में आया, तब इसका हम मान x और y हम लगा सकते हैं। लगा नहीं सकते, क्वेश्चन बोला है लगाने के लिए, तो स्पष्ट रूप से लगा लेंगे। चलो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, x और y का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद फिर इसको क्या करना है, सोल्व करते हैं। चलो, x का फॉर्मूला क्या होता है, B1C2 माइनस B2C1 बटे A1B2 क्या होता है, A1B2 माइनस A2B1। तो देखो B1 का मान कितना है, 1 है, C2 का मान कितना है, -8 है, तो इज्जत दे देंगे थोड़ा इसको। B2 का मान 2 है और C1 का मान -5 है। ठीक है, A1 का मान 2 दिया है और B2 का मान 2 दिया है, माइनस A2 का मान 3 दिया है, गुना B1 का मान 1 दिया है। तो 8 को -8 को 1 से गुना करेंगे तो -8, इज्जत थोड़ा दे देते हैं इसको, माइनस तो माइनस, 2 5 10, माइनस यहाँ प्लस या माइनस है तो क्या हो जाए -10 बराबर 2 दूना 4 -3 3। अब यहाँ देखो -8 तो -8 को रहने देते हैं, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो +10 हुआ बटे 4 में से 3 गया, 1 खत्म हो गया। तो अब किसका चिन्ह बढ़ा है यहाँ बताओ तो, प्लस माइनस, प्लस का है तो 10 में से 8 घटेगा, तो पहले प्लस को तो लिखा नहीं आता है, तो क्या आ जाएगा 2। तो x का मान कितना निकला 2। अब किसका मान निकालना है, y का। y का अब देखो y के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, y के लिए फॉर्मूला होता है C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1। अब यहाँ देखो C1 का मान कितना है, -5,
ए टू कितना है 3, C2 का मान -5, C2 का मान -5 है, -8 है, -8 और A1 का मान 2, A1 का मान 2 है और B2 का मान 2 है, -A2 का मान 3, B1 का मान 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 5 या 15 माइनस में, माइनस प्लस दुगुना माइनस होता है ना, ठीक है, माइनस को लिख दिए, माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है माइनस, 8 दूना -16 बटे 2 दूना 4, 3 एकन 3, 15 पहले से -15, माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, +16 बटे 4 में 3 गया 1। अब किसका चिन्ह बढ़ा प्लस का, 16 में से 15 घटेगा तो 1, तो x का मान 2 निकला और y का मान क्या निकला हमारा 1 निकला। ठीक है, तो इसी तरीका से और 2 क्वेश्चन बच गया है और दोनों क्वेश्चन को अपने से बना लेना। अगर सबसे पहले जांच करना, अगर अपरिमित रूप से अनेकहल निकल जाए या फिर कोई हल के लिए नहीं निकले समीकरण, तो उसको पर क्या बोलते हैं इसको विलोपन, सॉरी वज्रगुणन विधि नहीं लगाना है। ठीक है, अगर वो द्वितीय आता है तो स्पष्ट रूप से लगाओ। ठीक, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब जो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और प्लस सब्जेक्टिव टाइप आता है, ठीक है, 2 नंबर के लिए एग्जाम में आता है, उस टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं, आसान है। ठीक है, चलो ठीक है, अब क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लो, P के किन मानों के लिए, P के किन मानों के लिए किन मानों के लिए निम्न समीकरणों युग्म निम्न समीकरणों युग्म का एक अद्वितीय हल, हल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, समीकरण दिया है 4x py प्लस py प्लस 8 बराबर 0 है। उसके बाद 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में ना। तो क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन पहले सबसे पहले लिखना है, A1 बराबर 4, B1 बराबर P होगा, C1 बराबर 8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर 2।